हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीपी क्लासेस में। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा के सामाजिक विज्ञान में प्राचीन इतिहास को पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर प्राचीन इतिहास में हम पढ़ाएंगे आपको ऐतिहासिक स्रोत। तो देखिए, इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का एक साधन है। बच्चों, इतिहास जो होता है वो इतिहास बीते हुए समय, जो समय बीत चुका है, भूतकाल का समय, बीते हुए समय, उस समय के लोगों, मतलब उस समय कैसे लोग थे, उनका रहन सहन कैसा था, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके का रहने की व्यवस्था थी, तो उस चीज़ को समझने के जो साधन है उसको इतिहास कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे आप, इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। बच्चों, इतिहास जो है कोई बहुत ज़्यादा पुराना था, फिर उसके बाद का इतिहास, फिर उसके बाद का इतिहास। तो इस तरीके से जो इतिहासकारों ने जो इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो आगे बढ़ते हैं, कौन से वो 3 भाग हैं। आगे देखिए, वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। समझे आप लोग? मतलब बहुत ज़्यादा पुराना समय, बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास, जिसके विषय में या समय में कोई भी, जिसके समय के विषय में कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध ना हो, मतलब कोई सुराग ना हो, मतलब उसका मानना था बस लिखित सामग्री उपलब्ध ना हो। तो उस अतीत को क्या कहेंगे? पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पूर्व ऐतिहासिक काल। आगे देखिए, अगला है, वह समय जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य प्राप्त हों, उसे पढ़ा जा सके, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। समझे आप? मतलब बच्चों, वह समय जिसके विषय में कोई साक्ष्य उपलब्ध ना हो, तो उसको पूर्व ऐतिहासिक काल, समझे? और जिसके विषय में उपलब्ध हो और लिखित सामग्री उपलब्ध हो और उसे पढ़ा जा सके, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। इतना समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ गए आप लोग? बच्चों, हमने पीछे आपको बताया था, वह सामग्री जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु उसे पढ़ा ना जा सके, सॉरी गलती हो गई हमसे, जिसे पढ़ा ना जा सके उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ तीनों कालों के बारे में। इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा है। पहला आपका पूर्व ऐतिहासिक काल। तो पूर्व ऐतिहासिक काल जिसके विषय में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं हो, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिसके विषय में लिखित संबंधित सामग्री प्राप्त हो किंतु उसे पढ़ा ना जा सके, मतलब वो दूसरी भाषाओं में, उनकी प्राचीन भाषा होगी उसमें हो सकती है, जो जिसे पढ़ा ना जा सके, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जिस काल के विषय में लिखित सामग्री मिलती हैं उसे पढ़ा भी जा सकता है, तो उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है हम देखते हैं। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुएं, निर्मित मंदिरों, इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। समझे आप लोग? जो प्राचीन काल में जो मानव द्वारा उपयोग की गई थी, जो वस्तुएं उपयोग की गई थी, जो निर्माण किए गए थे मंदिरों के, इमारतों के, उनके जो अवशेष बचे हुए हैं, उन सब का अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व। समझ गए आप लोग? आगे देखते हैं। इसका अध्ययन करने वालों को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। मतलब ये जो हमने बताया, मंदिरों, इमारतों, वस्तुओं, निर्मित वस्तुएं थीं, इमारतों के अवशेष जो बचे हुए थे, उन सब का अध्ययन जो लोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता। और इनका अध्ययन क्या कहलाता है? पुरातत्व। समझ गए आप लोग?
पुरातत्व इनका अध्ययन कहलाता है और उनको जो अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं पुरातत्ववेत्ता। डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब उस समय के कुछ साक्ष्य दिए गए हैं, जैसे ताड़पत्र हो गया, ये ताड़ के पेड़ के चौड़े पत्ते होते हैं। भोजपत्र हो गया, भोजपत्र हो गया, ये भूर्ज नामक पेड़ की छाल होती है। ताम्रपत्र हो गया आपका, तांबे के पतले चपटे टुकड़े होते हैं ये। स्तंभलेख, शिलालेख, स्तंभलेख आपका पत्थर के खम्भों पर लिखे लेख पत्र। आपका शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे लेख, इतिहास को जानने के स्रोत इस प्रकार है। देखिए तो आप समझ गए, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। आगे देखिए आप लोग, इतिहास को जानने के स्रोत इस प्रकार हैं। अब आप स्रोत देखेंगे। देखिए पहला स्रोत क्या है आपके सामने, पहला स्रोत है आपका पुरातत्विक स्रोत। हमने बताया था पुरातत्व क्या होता है, पुरातत्ववेत्ता कौन है। अब देखिए आगे पुरातत्विक स्रोत तो क्या है। अभिलेख, इसमें सबसे पहले आता है अभिलेख। अभिलेख क्या है, ये अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख का अंश है। जो अशोक के बारे में, अशोक सम्राट के बारे में आगे पढ़ेंगे बच्चों, तब तो देखते रहिए। ये अशोक के रुक्मिणीदेही अभिलेख का अंश है, जो लुम्बिनी मतलब जो अभी नेपाल में है से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि लुम्बिनी में उपज का आठवां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। मतलब जो साक्ष्य मिला है, जो इतिहास का बच्चों, जो अशोक सम्राट जी हैं उनका रुक्मिणीदेही अभिलेख जो अंश मिला है उसमें इन्होंने कहा है कि लुम्बिनी के उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। समझे आप लोग बच्चों। इतिहास बहुत ईजी है, बस समझना आना चाहिए। कोई आपको समझाने वाला होना चाहिए और आप समझें बच्चों। वीडियो को अच्छे से देखें, अच्छे से सुने मैं क्या कह रहा हूँ, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार उसको पढ़ें, वीडियो को रोककर उसको पढ़ें एक बार क्या लिखा हुआ है। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में बता सकते हैं सर ये समझ में नहीं आया। तो हम आगे देखते हैं, आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं सिक्के और मोहरें। ये भी साक्ष्य हैं कुछ उस समय के। तो सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, जिसके सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु के आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। बच्चों सिक्के और मोहरों तो यही प्राप्त होगा ना, उस समय की जो तत्कालीन राजा थे, राजा तो सिक्के चलाते थे, तो उस समय राजा कौन था, उस समय की स्थिति कैसी थी, उस समय का समय कैसा था, सिक्कों की बनावट कैसी थी, उस समय धातु का प्रचलन कैसा था, इस चीज़ के बारे में जानकारी मिलती है। तो आगे देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। तो बच्चों इम्पोर्टेंट है ये सिंधु घाटी सभ्यता। ये आपकी 2350 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व ये समय सीमा दी हुई है इसकी। 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक। आप यहाँ पे थोड़ा डाउट आपका क्लियर कर देंगे, आगे बताएंगे इसके बारे में ये ईसा पूर्व क्या है। तो देखते रहिए तब तक। आगे देखिए हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बच्चों दोनों सेम है, कंफ्यूज मत होना। जो हड़प्पा सभ्यता है, आपने हड़प्पा सभ्यता सुनी होगी, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी है, सिंधु जो घाटी है उसके किनारे घटी है। समझे आप लोग, उसी को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, उसी को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। समझे आप। हाँ आगे देखिए तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी। इम्पोर्टेंट है बच्चों, इनका नाम आप याद रख लेना, दयाराम साहनी ने 1921। बच्चों जो भी मैं बताता जा रहा हूँ आप उसको एक कॉपी बनाइए, उस पर नोट करते चलिए, जिससे आप अगर नोट करते जाएंगे साथ ही साथ तो आप भूलेंगे नहीं, आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। समझे आप लोग। अब ये नोट कीजिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी जी ने। कौन से सन में की, 1921 में। ठीक है ना, नोट्स तरीके से बनाइए जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें। समझे। आगे देखिए यह सभ्यता उत्तर प्रदेश के मंडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद तथा पूरब में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकेडोर तक विकसित
आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्ययुगीन सभ्यता थी। दोबारा बता देता हूँ बच्चों मैं आपको, क्या थी ये सभ्यता उत्तर प्रदेश के मांडा से लेकर दक्षिण के दायमाबाद तक, समझे, उत्तर प्रदेश के मांडा से लेकर दक्षिण के दायमाबाद तक तथा पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतगेडोर तक विकसित आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मैंने क्या कहा था अभी पीछे बताया था, आद्य ऐतिहासिक काल जिसके लिखित मतलब जो लिखित साक्ष्य संभव हो पर उनको पढ़ा न जा सके। तो ये मतलब साक्ष्य तो थे इस चीज़ के पर उनको पढ़ा नहीं जा सकता था, इसीलिए इसको आद्य काल से संबंधित कांस्ययुगीन सभ्यता कहा गया। समझे आप लोग, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे देखिए, लोथल से सबसे बड़ी, लोथल ये जगह एक, लोथल सबसे बड़ी जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। जो खुदाई हुई थी जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वहाँ पे जो लोथल जगह है, लोथल वहाँ से बड़ी जहाज़ों की गोदी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। समझे आप लोग। हड़प्पन लिपि भावचित्रण है, समझे, जो हड़प्पन लिपि है जिसकी हड़प्पन की खोज हुई है वो भावचित्रण है, मतलब चित्र ऐसे हैं आपको भावात्मक करने वाले। आगे देखिए, तथा ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। बच्चों हम लोग नॉर्मली बाएं से दाएं लिखते हैं, जैसे आप हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखते हैं तो अपने जो आपका बायां हाथ है उधर से शुरू करते हैं और दाएं तक ले जाते हैं, पर जो यहाँ पे जो लिपि मिली है वो कहाँ से, दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है, मतलब थोड़ा उल्टे टाइप में लिखी है, मतलब जैसे उर्दू में लिखते हैं ना उस तरीके से लिखी हुई है। समझे आप लोग। आगे देखिए, सारनाथ स्तूप सारनाथ ही आपका उत्तर प्रदेश में ही में स्थित है। जो सारनाथ स्तूप है वो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप धमेक स्तूप कहते हैं इसको, का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक मान ने करवाया था। मतलब सारनाथ स्तूप आपको नोट कैसे करेंगे, सारनाथ स्तूप कहाँ है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में। इसका निर्माण किसने कराया, मौर्य वंश के शासक अशोक मान ने। बस ऐसे याद करना है आपको, ऐसे नोट करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया। जो महात्मा बुद्ध हुए उन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया। ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बच्चों ठीक से याद किया करो, समझे आप लोग, थोड़ा शॉर्टली, इतना लॉन्ग तो लिखोगे नहीं आप लोग, थोड़ा ऐसे ही, ठीक है ना। आगे देखिए, साहित्यिक, अब आपका सेकंड पॉइंट है साहित्यिक स्रोत। अभी तक आपने क्या पढ़ा था, अभी तक आपने पढ़ा था पुरातत्विक स्रोत, अब साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत पढ़ेंगे हम लोग। ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों और खान पान आदि के विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। समझ लोग। साहित्यिक स्रोत से मतलब क्या है, जो ताड़पत्र अभी मैंने बताए थे, ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, चमड़े और लकड़ी की जो पट्टों पर लिखी गई थी, जो लेख लिखे गए थे, उनसे कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ, मतलब उस समय के जो ग्रंथ हुए होंगे उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा था, उनके विचार कैसे थे, खान पान कैसा था, इत्यादि इस चीज़ों के बारे में जानकारी हमें मिलती है उन चीज़ों से। यही तो बच्चों इतिहास है, आप समझ नहीं है यो। आगे देखिए, महत्वपूर्ण पुस्तकें हमें जानकारी मिली है, महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो महत्वपूर्ण पुस्तकें उनके लेखक देखिए, पहला है आपका रामायण महाभारत। तो रामायण है, तो रामायण के आपके कौन है, वाल्मीकि जी, और महाभारत है उसका कौन है, उसके कौन है, वेद व्यास जी। आगे देखिए, कौटिल्य, आगे देखिए, अर्थशास्त्र के कौन है, कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहते हैं, ठीक है ना। राजतरंगिणी, तो इसके कल्हड़, इंडिका, मेगस्तनी यूनानी राजपूत हैं ये। राजा विवरण, यात्रा विवरण, तो ये फाहियान, जो चीनी यात्री आए थे हर्षवर्धन के समय में, उनके बारे में, उनका यात्रा विवरण है भारत का। तो ये एक और यात्रा विवरण, हुएनसांग, ये हुएनसांग आए थे, चीनी यात्री थे, ये भी चीनी यात्री, ये भी चीनी यात्री, सबसे पहले ये आए थे, उसके बाद ये आए थे। समझे आप लोग। ये शायद
फाहियान ये अशोक महान के समय में आए थे, ये हर्षवर्धन के समय में। आगे देखिए, अभी मैंने बताया था जो ईसा पूर्व होता है उसके बारे में देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपको AD, एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म से के बाद की तिथि को ईसवी कहते हैं, समझे। शॉर्ट में बच्चों ईसवी ऐसे लिखते हैं, ईसवी, पर शॉर्ट में आपको दिख रहा है ऐसे ईसवी लिख लेते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना। आगे देखिए, आपने यहाँ पे AD देखा, यहाँ पे BC क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियाँ, समझे आप लोग। मैं आपको अपनी भाषा में बताऊं तो जैसे हम लिखते हैं 1526 ईस्वी, 1526 ईस्वी, मतलब इसका मतलब क्या है, 1526 जो ईसा मसीह जी हैं उनका जन्म के बाद का समय, उनके जन्म के 1500, मैंने लिखा 1526 ईस्वी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1526 ईस्वी मतलब जो ईसा मसीह जी हैं उनका जन्म के 1526 वर्ष बाद का समय, समझा लो, उसका मतलब 1526। अब मैंने लिखा 615 ईसा पूर्व, 615 ईसा पूर्व ऐसे मैंने लिख दिया आपका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब जो ईसा मसीह के जन्म के समय से 1526 वर्ष पहले, इसका मतलब हो गया ईसा पूर्व, और ईसवी बाद का समय। ध्यान रखना बच्चों, ईसवी बाद का समय होता है, इंग्लिश में AD कहते हैं, और ईसा पूर्व मतलब पहले का समय, इंग्लिश में BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। अच्छे समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो ये महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय ये आपका ब्रिटिश म्यूजियम जो लंदन में है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता अलेक्जेंडर कल्लिगम को, ठीक है ना। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, खोजकर्ता, वर्ष और स्थान। बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी में प्रॉपर स्पष्ट तरीके से नोट करिए इसको। आप वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं, चलो मैं आगे बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सबसे पहले आपके हड़प्पा, इसके खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी जी। इन्होंने वर्ष 1921 में खोज की थी। कौन सा स्थान था, तो रावी नदी जो पाकिस्तान में अभी मौजूद है। अगला है मोहनजोदड़ो, ये भी इम्पोर्टेंट है, दखलदास बनर्जी 1922 में इन्होंने खोज की थी, 1922 में। सिंधु नदी ये भी पाकिस्तान में। चनुदड़ो ये NG मजूमदार ने की थी 1931 में। सिंधु नदी ये भी सिंधु नदी के पास है पाकिस्तान में। जो कालीबंगा आपका अमलानंद घोष ने की थी 1953 में, ये घग्गर राजस्थान में जो। और अगला है लोथक 1957-58 में की थी, ये भोगवा भोगवा नदी किनारे जो गुजरात में। तो आप इतना समझ गए होंगे बच्चों आगे का हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपका साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, साइंस का एनिमेस का साइंस का हमने जो पढ़ाया है उसका लिंक है। अगर आप विज्ञान का पढ़ना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपका प्रॉपर पार्ट वाइज पार्ट पढ़ाया गया है, तो आप देख सकते हैं जाकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो इंतजार कीजिए, हमारी अगली वीडियो का कुछ समय के बाद आ जाएगी। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।